अरे ठाकुर, तेरी बुद्धि ठिकाने पर है या नहीं? तूने सौरभ को उसका खेत वापस क्यों दे दिया? तूने एक बार भी मुझसे नहीं पूछा? क्या दोस्ती खत्म हो गई हमारी? मेरे जिगरी दोस्त, क्यों बहकी बहकी बातें कर रहा है? तुझे मुझ पर भरोसा नहीं है क्या? गांव वालों को मैं उनकी जमीन मुफ्त में थोड़ी ना लौटा दूंगा। तुम मुझे इतना मूर्ख समझते हो? सौरभ थोड़ा धन लाया था, मैंने उसका धन भी रख लिया और उसका मन भी रख लिया। मैंने उसे झूठी उम्मीद दी है। क्या मतलब? मैं कुछ समझा नहीं। क्या कह रहा है तू? साफ साफ बता ठाकुर। अरे उसका धन भी हमारा हो जाएगा और थोड़े दिन में जमीन भी वापस हमारी हो जाएगी। उस पर अभी भी मेरा कर्ज बहुत है। ब्याज दर इतनी ऊंची रखी है मैंने कि वह अपनी पूरी फसल भी बेच देगा तो कर्ज नहीं चुका पाएगा। मैं उसे ऐसे ही थोड़ी ना खेत दे दूंगा। वह खेत तो वापस हमारे पास ही आने वाला है। मेरे पास एक बड़ी योजना है जिससे उसे पूरी तरह से फंसाया जा सकेगा। हाँ, यह हुई ना बात। मैं चलता हूँ ठाकुर। इस योजना में मेरा फुल सहयोग रहेगा। अब हमें बस फसल के तैयार होने का इंतजार करना है। दोनों जोर से हंसते हैं। लालच के उस रंग महल में दो दुष्टों ने मिलकर एक मासूम और मेहनती किसान के खिलाफ सबसे घिनौनी साजिश रच डाली थी। सौरभ तो उम्मीद की फसल बो रहा था, पर उन दोनों को बस उसका पतन देखना था। उन्हें नहीं पता था कि राधा का संपूर्ण और सौरभ का संकल्प इस साजिश को हमेशा के लिए दफन कर देगा। राधा, मैं फसल बीज बोकर आया हूँ। अब हमारे घर में खुशहाली बहुत जल्दी आएगी। देखना, मैं एक बहुत अच्छा किसान बनूंगा। अरे हाँ हाँ, किसान तो तुम बनना, लेकिन जो काम हम करते आ रहे हैं उसे मत छोड़ो। राधा काकी कह रही थी कि उनके पड़ोसन को लकड़ी चाहिए। वो थोड़ी बीमार हैं, इसीलिए वो जंगल नहीं जा सकती ना, तो थोड़ी लकड़ी काट कर ले आओ। अच्छा, ऐसी बात है तो ठीक है। रात होने ही वाली है। मैं कल सुबह जंगल जाकर लकड़ियाँ काट लाऊंगा। लकड़ी से थोड़े पैसे तो मिलेंगे। कुछ दिन बीतते हैं। सौरभ की मेहनत रंग लाती है। उसके खेत में हरी भरी फसल लहलहाने लगती है। देख रहे हो ठाकुर, सौरभ के खेत में क्या खूब फसल उगी है। अगर यह फसल कट गई तो वह कर्ज चुका देगा और हम दोनों को कुछ नहीं मिलेगा। अब समय आ गया है उसे कर्ज के बारे में याद दिलाने का। अपनी योजना पर काम करना शुरू करो। वह खेत वापस ले लो, नहीं तो वह गरीब लकड़हारा अब अमीर बन जाएगा। तुम्हें पता भी नहीं चलेगा। हमें तुरंत यह फसल चाहिए। अगले दिन ठाकुर, साहिल और सरपंच आदित्य गांव वालों को इकट्ठा करके सौरभ के घर के बाहर आते हैं। माहौल तनावपूर्ण हो जाता है। सुनो 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 गांव वालों, धोखे की कहानी सुनो। आज मैं तुम्हें बताता हूँ कि ये सौरभ कितना बड़ा चोर है। क्या हो गया ठाकुर जी? सरपंच जी, आप दोनों सौरभ के घर के बाहर क्यों चिल्ला रहे हैं? क्या हुआ? अरे राधा बहन, तुम्हें क्या बताएं, यह सौरभ तो इतना बड़ा धोखेबाज निकला।
हमारी इजाजत के बिना हमारे खेत पर फसल बोवाई। ऊपर से यह हमारा कर्जदार भी है। इसने हमसे पैसे उधार लिए थे और अब यह हमें ही धोखा दे रहा है। अरे सरपंच जी, आप यह कैसी बात कर रहे हैं? मैंने आपको पैसे दिए थे और बाकी के पैसे देने वाला हूँ। मेरी और ठाकुर जी की बात हुई थी। कितना झूठा इंसान है तू। कोई गवाह है तेरे पास? तूने पैसे दिए नहीं। तूने तो उस दिन मुझसे पैसे उधार लिए थे, क्योंकि तेरे घर में खाने को कुछ नहीं बचा था और इतना सारा कर्ज लेकर तू मेरे ही खेत पर फसल बो रहा है। वो खेत हमारा है और वह फसल भी। गांव वालों के सामने झूठी कहानी बना रहा है कि तूने खेत खरीदा है। तू तो ठाकुर से पैसे उधार लेकर आया था, क्योंकि तेरी बीवी भूखी थी। तुझे वो पैसे लौटाने होंगे और ब्याज इतना हो गया है कि तू अब कभी नहीं चुका पाएगा। ठाकुर जी, आप क्या कहानी बना रहे हैं? मैंने आपसे कब पैसे लिए? मैंने तो आपको खेत के पैसे देकर आया था। हमारी बात हुई थी कि फसल उगने के बाद मैं सारा कर्जा वापस कर दूंगा। आप झूठ बोल रहे हो। देखो देखो, यह कितना झूठ बोल रहा है। गांव के एक इज्जतदार आदमी को झूठा ठहराने की कोशिश कर रहा है। गांव वालों, इसे खूब मारो, यह चोर है। नहीं नहीं, मेरे पति को छोड़ दो। ऐसा मत करो। तुम अपना खेत रख लो और हम तुम्हारा कर्ज भी लौटा देंगे। मैं हाथ जोड़ती हूँ। लेकिन राधा, मैंने कोई पैसे नहीं लिए हैं। मैं बेकसूर हूँ। भगवान के लिए आप अभी चुप हो जाइए। सौरभ, ये सब उनकी चाल है। अगर आप बोलोगे तो यह आपकी जान ले लेंगे। तो तुम अपने पति का कर्ज चुकाओगी? ठीक है, तुम्हें मौका देते हैं। तुम मेरे और सरपंच के घर नौकरानी बनोगी, घर का सारा काम करोगी, साफ सफाई करोगी, हमारे लिए खाना बनाओगी और यह सब काम हो जाए तभी तुम घर लौटोगी और तुम्हें शिकायत का मौका नहीं मिलेगा। हाँ, मुझे सब मंजूर है। मैं ये सब करूंगी, पर मेरे पति पर कोई अत्याचार मत करना। उन्हें छोड़ दो। मैं आपके घर काम करके आपका कर्ज चुका दूंगी। मेरे पति को छोड़ दो। हाँ, देख लिया सौरभ, कर्ज लेने का नतीजा। अब तेरी बीवी हमारी गुलाम बनेगी। तेरी मर्दांगी कहाँ गई? ठाकुर और सरपंच गांव के सामने सौरभ और राधा को अपमानित करके चले जाते हैं। गांव वाले उदास हैं, पर कोई कुछ नहीं बोल पाता। सौरभ घर के अंदर बैठा फूट फूट कर रो रहा है। राधा उसके पास बैठी है, उसे समझावना देती है। राधा, आज मेरी वजह से तुम्हारी इतनी बेइज्जती हुई है। कहाँ मैं तुम्हें रानी बनाने का सपना देख रहा था और कहाँ यह सब हो गया। मुझ जैसे पति को तो डूबकर मर जाना चाहिए। मैं तुम्हें उन दुष्टों के हवाले नहीं कर सकता। आपकी इसमें कोई गलती नहीं सौरभ। मैंने आपको पहले भी कहा था कि वो दोनों भरोसे के लायक नहीं है। भगवान सब देख रहा है। उनका लालच ही उन्हें ले डूबेगा। हमें हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। हे भगवान, आखिरकार मैंने यह सब पहले क्यों नहीं सोचा। अब क्या ठीक कर देंगे राधा। तुम्हें जाकर उनके घर गुलामी करनी पड़ेगी। यह अपमान मैं सहन नहीं कर सकता। मैं मजबूर हूँ। मुझे वो काम करना ही पड़ेगा। तभी हमारा कर्ज उतरेगा और वो लोग आपकी जान बख्श देंगे। आप चिंता मत करो।
मैं सब संभाल लूंगी। सौरभ का मन आत्मग्लानि और प्रतिरोध की आग में जल रहा है। अगर बात मेरी जान की है तो फिर उसका एक उपाय है। आज रात जब राधा सो जाएगी, मैं उस वीरान कुएं के पास जाऊंगा जिस कुएं में मेरे पिता की जान गई थी। मैं भी अपनी जान दे दूंगा। मेरे मरने के बाद गांव वाले राधा पर तरस खाके और कर्ज भी माफ़ हो जाएगा। राधा अपने मायके चली जाएगी। मेरे जाने से सारी समस्या का हल हो जाएगा। रात होती है। राधा के सोते ही सौरभ दबे पांव घर से निकलता है और सुंदर वन में वीरान कुएं की ओर चला जाता है। सौरभ उस भयानक कुएं के किनारे खड़ा था। कुएं से एक अजीब ठंडी हवा आ रही थी। जीते जी मैं पिताजी के साथ तो नहीं रह पाया, लेकिन अब हमारी मृत्यु एक ही जगह पर होगी। मरने के बाद हम दोनों साथ रहेंगे। जब तक मैं जिंदा रहूंगा, राधा मेरी वजह से उन दुष्टों की गुलामी करती रहेगी। यह मेरे लिए असहनीय है। वीरान कुएं आज मुझे भी खा ले। मुझे अब यह जीवन नहीं चाहिए। मैं थक गया हूँ गरीबी और कर्ज के बोझ से। आ और मुझे मुक्ति दे दे। तुम्हें किसने कहा कि मैं इंसानों को खाता हूँ? कौन है जो मेरी बदनामी कर रहा है? तुम सच में बोलते हो? तुम कौन हो? पूरा गांव यह बात जानता है कि तुम कई लोगों को खा गए हो। तुमने मेरे पिता को भी मार डाला। यह आवाज़ तो उसी प्रेत की है जिसके बारे में सुना था। मैंने किसी की जान नहीं ली। मैंने किसी इंसान को नहीं खाया। मैं चुपचाप इस कुएं में बैठा रहता हूँ और इंतजार करता हूँ कि कोई मुझे मुक्ति दिलाए मेरा बदला लेकर। मैं कोई भूत नहीं हूँ सौरभ, मैं तुम्हारे इंतजार में हूँ। तुम कौन हो? बेटा सौरभ, मैं तुम्हारा पिता हूँ। आज तक किसी ने मुझे नहीं देखा, इसलिए सब ने अलग अलग कहानी बनाई। लेकिन आज मेरा बेटा मुझसे मिलने आया है, तो लो तुम भी मुझे भी देख लो, मेरी कहानी भी सुनो। यही मेरी मुक्ति है। सौरभ के पिता की आत्मा अपनी कहानी बताना शुरू करती है। बेटा, ठाकुर साहिल ने तेरी माँ को पहले ही चाय में जहर देकर मार डाला था। वो बहुत बीमार थी, पर जहर ही उसकी मौत का कारण बना। वो चाहता था कि मैं अकेला पड़ जाऊं और कर्ज मांगूं। उसके बाद ठाकुर और सरपंच दोनों ने मिलकर हमारी जमीन हड़प ली और मुझ पर चोरी का झूठा इल्जाम लगाया। वे चाहते थे कि मैं हमेशा के लिए गांव से भाग जाऊं। एक दिन जब मैं जंगल जा रहा था, ठाकुर साहिल और सरपंच आदित्य ने मुझे पकड़ा, खूब मारा और इसी कुएं में जिंदा फेंक दिया। यह सारा दृश्य सरपंच के छोटे बेटे ने देख लिया था। जब सरपंच का बेटा उस जुल्म के खिलाफ आवाज उठाने लगा, तो लालची सरपंच ने अपना भेद खुलने के डर से अपने ही बेटे को भी मारकर इसी कुएं में फेंक दिया। मेरे मरने के बाद मैं एक रक्षक आत्मा बन गया।
मैं यहाँ गूंजता रहता था और लोगों से मदद की गुहार लगाता रहा, लेकिन सब डर कर भाग जाते क्योंकि उन दोनों दुष्टों ने यह अफवाह फैला दी कि मैं कुएं का भूत हूँ और जान लेता हूँ। जान लेने वाले वो दोनों खूनी हैं, मैं नहीं। मैं अपना बदला लेना चाहता हूँ, मेरे लिए इंसाफ चाहता हूँ। तुम मुझे मुक्ति दिलाओ। पिताजी, राधा काकी और राधा मुझे हमेशा कहती रही, पर मैं उन दोनों को अच्छा इंसान समझता रहा। उन्होंने मेरे साथ कितना बड़ा धोखा किया। आप बताइए मुझे क्या करना होगा? आपको मुक्ति दिलाने के लिए मैं कुछ भी कर सकता हूँ। मैं तुम्हें यहाँ सोना चांदी दे रहा हूँ, इसे ले जाओ और गांव में बांटना शुरू करो। गांव में यह बात फैला दो कि वीरान कुएं का भूत धनी हो गया है। जो कोई भी उसके सवाल का जवाब सच्चाई से देगा, उसे वह खूब धन देगा। बस यह बात उन दोनों लालचियों तक पहुंच जाए, उनकी लालच ही उन्हें यहाँ खींच लाएगी। तुम्हें मेरा यह काम करना होगा सौरभ, तुम्हें इंसाफ करना होगा, तुम्हें इंसाफ करना होगा। वो रात सौरभ के जीवन की सबसे लंबी रात थी। उसने न केवल अपने पिता की मृत्यु का रहस्य जाना, बल्कि अपने भीतर न्याय की एक नई आग भी महसूस की। अब वो अकेला नहीं था, उसके साथ उसके पिता की आत्मा थी और उसका इंतजार था उस दिन का जब लालच खुद चलकर मौत के कुएं में उतरेगा। सौरभ गांव में सोना बांटना शुरू कर देता है। वो कहता है कि उसे वीरान कुएं के किनारे यह धन मिला है। अफवाह तेजी से फैल जाती है कि वीरान कुएं का जिन सभी को धनी बना रहा है। ठाकुर, हमें आज रात ही वीरान कुएं के पास जाना होगा। सुना है वहाँ सोने के भंडार हैं। पूरे गांव को सोना मिल रहा है। अगर हम वहाँ गए तो सारे भंडार हमारे हो जाएंगे। हाँ सरपंच, यह बात तो सही है। सौरभ की योजना कामयाब हो गई। वो दोनों कुएं के पास जाने की योजना बनाने लगे। राधा, ठाकुर और सरपंच तक खबर पहुंच गई। रात होते ही वो दोनों वहां जरूर जाएंगे। हम गांव वालों को बता देते हैं और कुएं के पास इकट्ठा होने के लिए कह देते हैं। आज इन दोनों की असलियत सबके सामने आएगी। सौरभ, जब से मुझे तुमने सब सच बताया है तब से मेरी नफरत उन दोनों के लिए और भी बढ़ गई है। आज रात उनका अंत होगा। रात होती है। सरपंच और ठाकुर लालच से भरकर कुएं के पास पहुँचे। कुएं अपना सवाल पूछ और हमें धनवान बना। हम तैयार हैं। हाँ जरूर, लेकिन सवाल थोड़ा मुश्किल है और अगर तुमने सही जवाब नहीं दिया तो मैं तुम्हें खा जाऊंगा। क्या तुम अपनी जान जोखिम में डालने को तैयार हो? हाँ पूछो, हम झूठ क्यों कहेंगे? तुम तो हमें धन देने वाले हो, हमें कोई डर नहीं है। तुम अपना सवाल पूछो। सालों पहले एक लकड़हारे को तुमने यहाँ मारकर फेंका था, क्यों? क्या लालच था तुम्हारा?
अरे तुमसे क्या छिपाना। हाँ, यह बात सच है। हमें उसकी जमीन चाहिए थी, इसलिए हमने षड्यंत्र रचा, उसे फंसाया और उसके बाद उसे मारकर इस कुएं में फेंक दिया। हम तो बस उसका जमीन लेना चाहते थे। हमें अब सोना दे दो। और सरपंच के बेटे को भी तुमने ही मारा था, बताओ। हाँ, उसने सब देख लिया था। वह पूरे गांव को सच्चाई बता देना चाहता था कि हम खूनी हैं और गांव वालों से उनकी सारी जमीन हड़पना चाहते थे। इसलिए मैंने उसे भी मार डाला। वो हमारा भेद खोल देता। अब हमें सोना दो। सुन लो गांव वालों, दो खूनी आज अपना गुनाह कबूल कर रहे हैं। जिनकी आवाज़ कुएं से आती है वो कोई भूत नहीं, वो मेरे पिता है। गांव वालों, इस कुएं में कोई भूत नहीं है, मेरे पिताजी की आत्मा है। इस कुएं में मुझे मारकर फेंका गया था। इन दोनों ने मुझे मारा था और मेरी पत्नी को भी गुलाम बनाया। तुम सबकी ज़मीन इन लोगों ने धोखे से छीन ली। आज इनकी सज़ा होगी। गांव वाले क्रोधित हो उठते हैं। अब इन दोनों को हमें सजा देनी होगी। इन दोनों की सजा यही है कि इसी कुएं में इन्हें भी धकेल दिया जाए। इन जालिमों का यही अंत है। हाँ भाई, यही ठीक रहेगा। पूरी भीड़ एक साथ चिल्लाती है, हाँ यही फैसला है। अगर तुमने यही तय किया है तो फिर इसके गंदे खून से अपने हाथ मत रंगो। यह काम मैं ही कर दूंगा, मुझे मुक्ति भी मिल जाएगी। लेकिन उससे पहले मैं पूरे गांव वालों को धनवान बनाना चाहता हूँ। इस कुएं के आसपास की ज़मीन तुम लोग जब खोदोगे तो यहाँ तुम्हें भर भर कर सोना मिलेगा। सरपंच और ठाकुर को वीरान कुआं अंदर खींच लेता है। दोनों का अंत हो जाता है। कुएं से एक भयानक चीख निकलती है और फिर सब शांत हो जाता है। अगले दिन गांव वाले वीरान कुएं के आसपास की जमीन खोदते हैं और सबको खूब सारा सोना चांदी मिलता है। इस तरह मेहनत और सच्चाई की जीत हुई और लालच का अंत। सौरभ ने अपने पिता को मुक्ति दिलाई और पूरे गांव को गरीबी के चुंगल से आज़ाद दिलाई। उन्होंने दिखा दिया कि न्याय हमेशा अपनी राह ढूंढ ही लेता है, भले ही वो राह किसी वीरान कुएं से होकर क्यों ना गुजरे। यह कहानी पसंद आई हो तो लाइक करें। अपने दोस्तों के साथ हमें और भी मज़ेदार और प्रेरणात्मक कहानियाँ लाने की ताकत देता है। तो सब्सक्राइब करके हमें और ज़्यादा मेहनत करने का हौसला दें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।